हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आज हम यहाँ पर नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं। पेपर सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में 18 जुलाई 2021 में जो शिफ्ट 2 को यहाँ पर पेपर हुआ था। इससे पहले यहाँ पर हम 5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। 16 जुलाई के दोनों शिफ्ट वाले, 17 जुलाई के दोनों शिफ्ट वाले पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं और 18 जुलाई का जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। जीरो केमिस्ट्री नाम सर्च करना टेलीग्राम पर, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नोन एज मार्स गैस, यानी कि मार्स गैस के रूप में किसको यहाँ पर जाना जाता है। तो मार्स गैस क्या होती है, देखो जो दलदली इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो चीज़ें सड़ती है तो वहाँ से उनसे गैस निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और वो कौन सी गैस यहाँ पर होती है, आर्गन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या फिर नाइट्रोजन गैस होती है। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। फिर यहाँ पर देखते हैं, पूसा स्नोबॉल K1 इज अ डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ। देखो ये पूसा स्नोबॉल K1 कौन सा यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर क्या है, ये वेराइटी है, किस चीज़ की वेराइटी यहाँ पर है। यहाँ पर बात करते हैं कैसी वैरायटी है, ये रोग प्रतिरोधी वैरायटी, इस पर रोग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बात करें गाजर की वैरायटी है या फिर यहाँ पर चुकंदर की वैरायटी है, फली की वैरायटी है या फिर फूल गोभी की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ये पूसा स्नोबॉल K1 जो है ये किसकी वैरायटी है, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, फूल गोभी की यहाँ पर वैरायटी है। कैसी वैरायटी है, तो डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि ये डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधी है रोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी एल्कीन दैट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वैसे तो इस क्वेश्चन को भी आपका आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए था, ठीक है, इन्होंने फिर भी इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं करा। फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है, 2 ब्यूटीन यहाँ पर होने वाला है। देखो क्या होता है, ज्यामितीय समावयता का मतलब क्या होता है, सिस्ट्रांस यहाँ पर आइसोमेरिज्म जहाँ पर वो दिखाएगा, ठीक है ना। ज्यामितीय जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जहाँ पर सिस्ट्रांस यहाँ पर आइसोमर दिखाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्यूटीन की, तो ब्यूटीन क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से मैं ब्यूटीन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ब्यूटीन को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको बात ये चीज़ देखनी होगी, जो सेम ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में लगे हुए हैं तो इसको कहा जाता है ये है ट्रांस, ठीक है। ये कैसा है, ट्रांस है। और अगर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम साइड में सेम ग्रुप्स लग जाते हैं, ठीक है, सेम साइड में अगर दोनों सेम ग्रुप्स आ जाते हैं तो उसको यहाँ पर सिस फॉर्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सिस फॉर्म कहा जाता है। टू ब्यूटीन ये भी है, 2 ब्यूटीन ये भी है, बट ये कैसा है, ट्रांसफॉर्म है। ये है हमारे पास सिस फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी इसका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 ब्यूटीन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द एयर अबव सी इज वार्मर देन द एयर अबव लैंड। जो हमारे पास क्या है, धरती है, धरती के ऊपर की वायु जो होती है और जो समुद्र के ऊपर वायु होती है, ठीक है ना। हमारे पास समुद्र के ऊपर जो वायु है और धरती के ऊपर जो वायु है, इसकी तुलना में अधिक गर्म क्यों होती है, यानी कि जो समुद्र के ऊपर वायु है वो गर्म होती है किसकी तुलना में, धरती के ऊपर जो वायु होती है उसकी तुलना में। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमको पता है कि जो जल होता है वो अगर गर्म हो जाए एक बार, उसके बाद क्या ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगाता है, जबकि जो लैंड है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो बात करें यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन दी लैंड। जो वाटर कौन सा है, जो पानी है समुद्र का, वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, देर से गर्म होगा और देर से ठंडा भी होगा। तो रात के टाइम पे अगर बात करें तो रात के टाइम पे वो गर्म ही रहेगा विद कम्पेयर टू किसके, लैंड के। लैंड में जल्दी रात को क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा लैंड। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होने वाला है, समुद्र के ऊपर की वायु धरती के ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द image formed by a concave mirror in the position of object in the at the center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसके, कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर के क्या रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखने से क्या होगा, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो इमेज अगर बात करें जब भी कहाँ पर रखा रहेगा, सेंटर वक्रता केंद्र पर यहाँ पर रखा रहेगा जो भी ऑब्जेक्ट, तो उसका हमेशा कहाँ पर बनने वाला है, साइज क्या कह रहे हैं,
सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, आकार पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा हो कि बनेगा कहाँ पे, ठीक है। तो वो सेम साइज का यहाँ पर बनने वाला है। कैसा बनेगा? सेम साइज का बनता है। और यहाँ पर बात कर रहा हो कि वस्तु के आकार के समान आकार का, जितना आकार किसका रहेगा, यहाँ पर वस्तु का रहेगा, उसी के सेम साइज का क्या बनेगा, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है ना। जब कहाँ पर रखा होगा वस्तु जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पर रखा होगा, वक्रता केंद्र पे रखा होगा, तो सेम साइज का बनने वाला है। जितने साइज का यहाँ पर हमारा वस्तु रहेगा उतना ही उसका इमेज भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल इन मैकेनिक्स रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल। यार ये क्वेश्चन तो हम 2-3 बार शायद कर ही चुके हैं अभी तक। डायरेक्ट आंसर कर लोगे इसका, आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है, सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है? तो हमको पता है बहिर्मंडल जो है एक्सोस्फीयर, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है? एक्शन रिएक्शन वाला लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्या कहता है? इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पर फोर्स लगता है, तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाई यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज। तो पौधों और जानवरों के अपशिष्ट के अपघटन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए केंचुओं का उपयोग करके तैयार की जाने वाली खाद कौन सी? सबको पता है वर्मी कॉम्पोस्ट यहाँ पर होने वाला है। वर्मी कॉम्पोस्ट क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर का एग्जाम्पल। यार मांसाहारी कौन है? इसके अलावा कोई मांसाहारी दिख रहा है? तो ये मांसाहारी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल आइसलैंड। आर्टिफिशियल आइसलैंड यानी कि किसका? कृत्रिम द्वीप का उदाहरण है। कौन सा है? जिस पर कि क्या है, कंसाई हवाई अड्डा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? कौन? ये कृत्रिम द्वीप का उदाहरण कंसाई हवाई अड्डा जहाँ पर स्थित है, तो वो है जापान में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द हाइएस्ट एमिटर ऑफ CO2 इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा CO2 कौन एमिट करता है दुनिया में? सबसे ज़्यादा CO2 एमिट करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर लगा लेंगे, इसका कौन है? चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा CO2 यहाँ पर उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस एंड और टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन। यानी कि दो क्रमागत संपीड़नों और क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो क्रमागत संपीड़न और क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी यहाँ पर? तो उसको क्या कहा जाता है? दूरी कह रहा है, यानी कि लेंथ की बात हो रही है। लेंथ कहाँ पर आ रहा है आपके वेव लेंथ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है आपका। इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि जो पर्यावरण है उसका जैविक घटक कौन सा है? पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा? इनमें से जैविक जिसमें जान होगी, जैविक घटक कौन होगा? जिसमें जान होगी। जान किस में है? लाइट में जान है, या फिर आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, या फिर नदी रिवर में जान है, या फिर बैक्टीरिया। तो हमको पता है जो बैक्टीरिया है ये क्या है यहाँ पर? बायोटिक कंपोनेंट है, जबकि ये तीनों के तीनों बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन होगा? सबको पता है जो बीटा रेज होती है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। बाकी सब भी आपको पता होंगे। यहाँ पर एनोड रेज जो होंगी ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगी। यहाँ पर गामा रेज जो होती है न्यूट्रल होती है। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। तो ये चीज़ें भी सबके सब आपको याद रखनी है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में भी आपसे पूछा था, अल्फा रेज के बारे में पूछा था, एक में उसने गामा रेज के बारे में पूछा था, ठीक है ना, उदासीन पूछा था उसने। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द फॉरेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नेशनल एनिमल एंड हैव बीन लॉन्च्ड इन। राष्ट्रीय पशु की वन आबादी की सुरक्षा और सुधार के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो आई थिंक आपको पता होगा, ये जीके का क्वेश्चन है। 1973 में ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट में निम्न में से किस प्रकार का आबंध मौजूद होता है? ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड बनते हैं? सबको पता है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है हमारे पास, तो डायरेक्टली हम इसको कर लेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण होता है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या आर है और उसकी फोकस दूरी एफ है, उसके बीच में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर उसके बीच में संबंध होता है, जो वक्रता त्रिज्या आर होती है वो 2 टाइम्स होती है किसके? उसके फोकल लेंथ के। तो देखो आपके पास काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। अगर आप ये प्रीवियस ईयर के सारे पेपर करके चल जाते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बनने वाले आई थिंक, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तुम्हारे पास क्या है यार, 9th-10th का सिलेबस है। 11th-12th अगर वो क्वेश्चन दे देगा तो मैं तो वो उनको बाद में हटाने ही पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता इतना बवाल होने के बाद भी वो यहाँ पर 11th-12th के क्वेश्चन यहाँ पर डालने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 9th-10th का जितना भी यहाँ पर सिलेबस है उसको एक बार पूरा कवर कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आपको नज़र के सामने से कोई क्वेश्चन जाए तो आप वहाँ पर आंसर टिक कर पाओ, ठीक है ना। तो 9th-10th का सिलेबस सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि 9th-10th की जो यहाँ पर एनसीईआरटी है कंप्लीट कर लीजिए उसको, एक चीज़ भी उसमें से छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाद की बात 11th-12th की बात आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, वो हमको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, लेकिन इतनी मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर से वो इस बार क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। और उसके बाद अगर देखें, अगर दे भी देते हो क्वेश्चन तो बाद में सब वहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर पिटिशन डाल देंगे फिर कि यहाँ पर क्वेश्चन हटाओ, तो उन क्वेश्चन ने हटना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं हम। द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बात करें तो हम सबको पता है, इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित कौन है? रामसर यहाँ पर कन्वेंशन जो हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर से जिस तरीके का आपको सारे इस पेपर से आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, रामसर साइट, ये जो आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, एनवायरनमेंट से जो भी रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जो कन्वेंशन हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये सब के सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस है हमारे पास। और यहाँ पर देखो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है यार, सबको पता है इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। बाकी क्वेश्चन इस तरीके के बनेंगे आपके, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है, कोई हाई लेवल क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं, आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे। अगर आप एक बार 9th-10th का सिलेबस पूरा कर देते हो तो आपके लिए यहाँ पर नंबर आने ही वाले हैं आपके, ठीक है ना। अब ये इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 11th का पढ़ें, 12th का पढ़ें, क्या पढ़ें। अगर आपने 9th-10th का कंप्लीट कर लिया है तो आप 11th-12th पे जा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि 11th-12th का आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस 11th-12th में, हम उसको कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे। 9th-10th का कवर करो, अच्छे तरीके से कवर कर लो, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा वही पढ़ो जो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास नहीं है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पर है, नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ो। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो 9th-10th के साइंस के जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो वो लगाइए, ठीक है ना। उससे आपके कॉन्सेप्ट एक तरफ से क्लियर होते जाएंगे, आपका एग्ज़ाम जो हमारा एग्ज़ाम की तैयारी होगी वो अच्छे से हो पाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, द ओनली प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर। यार देखो, श्वसन से हम भेजते नहीं है, डिकम्पोजिशन से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलता, ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, सिर्फ एक ही प्रक्रिया है जिससे यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन वायुमंडल में जाती है। और वो कौन भेजते हैं, यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो हमारे पादप हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर सब चीज़ें करते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज उकाई बांध। उकाई बांध कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर है, तापी पे है, नर्मदा पे है या फिर चेनाब पे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। थोड़े बहुत अगर आपको बांध वगैरह पढ़ने हो तो बांध भी पढ़ लेना यार, ठीक है। तो बांध भी पूछ रहा है कभी कभी, ठीक है ना। और ऊपर से इन्होंने ये क्वेश्चन हटाए भी नहीं इससे, तो ये बांध वाले क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है पेपर भी आपका, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड पेपर है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए पेपर के लिए पूछ दे गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको देखो, विच रिफ्रैक्टिव विजन डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। जो सिलियरी पक्षमाप मांसपेशियाँ होती है उनके धीरे धीरे कमजोर होने के कारण नेत्र लेंस में के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा अपवर्तक दृष्टि दोष यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर जरा दूर दृष्टि जो होती है यानी कि प्रेस बायोपिया जो होती है, ये वाला रोग आपका हो जाता है। इसका आंसर नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया तो हमको पता है कौन सा है, सब जानते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर वो क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। तो सबसे ज़्यादा क्या फूकते हैं हम, ठीक है, एनर्जी कंजप्शन किस चीज़ का होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हमें पता है ऑयल फूकते हैं हम। कौन सा फूकते हैं यहाँ पर ऑयल फूकते हैं ना, पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, हाइडल जल विद्युत से इतनी एनर्जी हम लेते नहीं है जितनी हम यहाँ पर तेल फूक के एनर्जी बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि बतानी है हमें, एसेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी या फिर स्पीड तो सबको पता है जो स्पीड होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है, एक अदिश राशि है। The enzyme used in cutting segments of DNA is called। तो जो यहाँ पर क्या होती है, किसको, डीएनए के खंड होते हैं, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, इनको काटने के लिए किस किण्वक, किण्वक मतलब एंजाइम का यहाँ पर यूज होता है। कौन सा एंजाइम यहाँ पर क्या करता है, डीएनए के जो क्या होते हैं सेगमेंट्स होते हैं उनको काटने का काम करता है। तो इन्फेरॉन, लाइपेज, सेलुलोज या फिर सेलुलेज या फिर प्रतिबंधन किण्वक या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लेना होता क्या है ये, इसका राइट आंसर क्या है, डी। अगर आप देखना चाहो फिर भी इसको देख लेना कि पता नहीं यार, मैंने तो देखा नहीं है, बस मुझे आंसर पता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर नॉन एज। जब प्रेरक बल दोलक की प्राकृतिक आवृत्ति के निकट होता है तब आयाम में वृद्धि की परिघटना को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। आपने सुना होगा कि जो पुल होता है, पुल में आर्मी ड्रिल नहीं करनी चाहिए। सुना होगा आपने कि पुल में क्या नहीं करनी चाहिए, आर्मी ड्रिल नहीं करनी चाहिए, कि पुल के टूटने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो वहाँ पर अगर बात करें कि जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसकी, पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, और फिर वहाँ पर जब ड्रिल करेंगे आर्मी वाले तो उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और ये जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसके कारण उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पर रेजोनेंस। इस पर घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को यहाँ पर रेजोनेंस कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिध्वनि कहा इसने, पर इसको अनुनाद नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ पर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, अमंग दीज मीडियम्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच ऑफर्स द स्लोवेस्ट स्पीड फॉर साउंड प्रोपेगेशन। यानी कि एक विशेष तापमान पर ध्वनि प्रसार के लिए इन माध्यमों में से कौन सबसे धीमी चाल प्रदान करता है। और आपको पता होगा ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में प्रोपेगेट करती है, सॉलिड में। उससे कम स्पीड किस में होती है उसकी, उससे कम होती है यहाँ पर लिक्विड में। और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। और यहाँ पर उसने सबसे धीमा पूछा है, यानी कि सबसे कम स्पीड किस में होगी, प्रोपेगेशन सबसे कम किस में होने वाला है, तो गैस में होने वाला है। और गैस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम गैस होती है क्या, ऑक्सीजन गैस होती है, डिस्टिल वाटर गैस होती है, फिर ग्लास। तो आपको पता है ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन में सबसे कम यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्वनि का प्रसार होने वाला है। सबसे धीमी चाल यहाँ पर क्या रहेगी, ऑक्सीजन में, यहाँ पर किसकी, ध्वनि की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, Among these which is not a sound absorbing material, इनमें से साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल कौन सा नहीं है, ध्वनि अवशोषक पदार्थ कौन सा नहीं है। यहाँ पर ड्रेपरी या संपीड़ित रेशा पटल, क्या है, कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या फिर रफ प्लास्टर या फिर थर्मोकोल। तो ये जो ऊपर के तीन ऑप्शन है ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पास साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। बट जो थर्मोकोल होता है इट इज़ नॉट अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस, ये वाला देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है, संवेग संरक्षण के नियम की सही परिभाषा कौन सी है। तो संवेग संरक्षण के नियम की सही परिभाषा वही तो होगी जहां पर क्या रहेगा, कुल संवेग संरक्षित रहेगा। और कुल संवेग संरक्षित कहां पर है, कुल संवेग बढ़, ये क्या कह रहा है, कुल संवेग घट रहा है, तब घटेगा कैसे, कुल संवेग बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा भाई। कुल संवेग क्या रहेगा, संरक्षित नहीं रहता है, तो संरक्षित नहीं रहता है। वो बोल ही रहा हो संवेग संरक्षण का नियम, तो कहाँ पर, तो कणों के एक विलगित निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। देख लो कितना आसान सा क्वेश्चन इसने पूछा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्रेविटेशनल पुल लीडिंग टू अ राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। तो जब भी क्या होती है यहाँ पर ज्वार आता है, ज्वार के कारण यहाँ पर क्या होता है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये होता है, तो सबको पता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये चीज़ होने वाली होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव। यार कितने सैटेलाइट होते हैं अर्थ के पास, आपको पता ही है, एक ही तो है अपना मून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस डिनोटेड। अब इमेज डिस्टेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं यार, आपको ये चीज़ तो बेसिक सी पता ही होगी। इन इमेज डिस्टेंस को स्मॉल वी से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला क्वेश्चन देखो, टाइडल एनर्जी इज सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो कैसा यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल है क्या, पहले से ऐसे यूज करते हुए आ रहे हैं, एग्जॉस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल। तो हम सबको पता है कि जो यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा है कैसा है, यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल यानी कि अपरंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HFCs प्रेजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, प्रशीतक जो होते हैं, ठंडा करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, उसमें मौजूद HFC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हीलियम फ्लोरोक्रोमिन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्या है, होलोफेरोक्रोमिन्स, हाइड्रेटेड फ्लोरोक्रोमिन्स। अबे यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपसे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। CFC पूछता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC पूछ रहा है तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक जो जलीय क्या है या पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके ऊपर वाले भाग में कौन उपस्थित रहता है, प्लैंकटन या फिर बेंथोस या फिर नेक्टन या फिर प्लैंकटन एंड नेक्टन। आपको पता है प्लैंकटन उसके ऊपर मौजूद रहते हैं, प्लवक, नाम में ही प्लवक है, उसके तो ऊपर वाले तैरते रहेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, किसके बीच में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन दिखाएगा, ये आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन देखते हैं आज के लिए, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन 10⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना, 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच चालकता किसकी होती है, कौन से ठोस हैं जिनकी ये चालकता होती है। तो बात करें यहाँ पर तो इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो हमें पता है ये किसका होता है, यहाँ पर इंसुलेटर का यहाँ पर ये चालकता होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले या किसी लेक्चर में ये भी आया था क्वेश्चन कि किसका था, उसमें उसने क्या पूछा था, कंडक्टर्स। तो उसमें यहाँ पर चालकता लिखी गई थी उसकी, तो वो देख लेना, यहाँ पर आपसे चालकता पूछी गई है तो ये चीज़ें याद रख लेना, यहाँ पर किसकी कितनी यहाँ पर क्या होती है, चालकता होती है। तो चालकता के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ इंसुलेटर है यहाँ पर या फिर यहाँ पर कंडक्टर है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप देख लेना, आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन रखते हैं, अगले वाले लेक्चर में इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। जो नेक्स्ट आने वाले यहाँ पर 50 क्वेश्चन वो भी कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।